Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स देख रहे थे और जो चैप्टर आज फिजिक्स में चल रहा है वो है खगोल की एस्ट्रोनॉमी और टॉपिक जो इसमें देख रहे हैं वो है खगोलीय या आकाशीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज, है ना, सेलेस्टियल बॉडीज। और इसमें जो हमने तारे का जन्म देखा, तारे का विकास देखा और तारे का अंतिम चरण जो है उसको भी हमने इसके पहले वाले वीडियो में देख लिया है। तो जो तारे का अंतिम चरण वाला वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो लाल दानव तारा है वो लाल दानव तारे को लाल दानव तारे की दो गति है, वह दो तारा बन सकता है। तो एक जो था आपका वो है श्वेत वामन तारा और दूसरा है न्यूट्रॉन तारा। तो न्यूट्रॉन तारा और जो श्वेत वामन तारा है ये दो केस था। पहले केस में जो श्वेत वामन तारा था उसमें हम लोगों ने ये जान के रखा था कि जब किसी तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होगा तो वह आपका श्वेत वामन तारा होगा, और जिस लाल दानव तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होगा वह न्यूट्रॉन तारा होगा। इन बातों को हमने समझा था। दो केस था, है ना, लाल दानव तारा के लिए दो केस था। एक पहला था कि जब प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य से कम होगा तो वह क्या हो जाएगा, आपका श्वेत वामन तारा होगा, और जब प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होगा किसी तारे का तो वह क्या होगा, आपका न्यूट्रॉन तारा होगा। तो इसी में जो केस फर्स्ट है ना, जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर हो, ये केस फर्स्ट है। इसके बाद मैं अगली वीडियो जो लाऊंगा वो केस 2 होगा, और उसमें क्या होगा, उसमें तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होगा। यहां पर क्या है, तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के इक्वल है। और अगला केस 2 जो मैं अगली वीडियो पोस्ट करूंगा इसके बाद, उसमें होगा जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो, तो वह जो न्यूट्रॉन तारा वाला केस होगा। और ये वाला जो केस है आपका, यह आपका श्वेत वामन तारा वाला केस है। लेकिन दोनों ही केस किसका है, लाल दानव तारा का ही है। तो इसमें क्या होता है कि इस स्थिति में तारे का बाह्य कवच प्रसारित होकर अंततः लुप्त हो जाता है। मतलब क्या, जब लाल दानव तारा का जो दो केस है उसमें श्वेत वामन तारा में क्या होता है कि आप जानते हैं कि जो उसकी जो वह चूंकि इतना अंदर से आप कह सकते हैं कि वो उसकी टेम्परेचर बढ़ी हुई होती है, और साथ ही वह तारे के अंतिम चरण में उसकी काउंटिंग होती है। तो इसमें क्या होता है कि इस तारे का जो बाहरी कवच है या सेल होता है वह प्रसारित होकर अंततः लुप्त हो जाता है। किसमें, तो श्वेत वामन तारा में। तो इसका जो पहला पॉइंट हम लिखेंगे, है ना, ध्यान रखिएगा इसका, क्या है कि इस स्थिति में तारे का बाह्य कवच, है ना, इसमें क्या होता है, तारे का बाह्य कवच, बाह्य कवच मतलब बाहरी कवच, बाह्य कवच। और इसी तारे के बाहरी बाह्य कवच को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, है ना, सेल। यह सेल जो है, यह जो बाहरी कवच है, यह प्रसारित होकर लुप्त हो जाता है। यह क्या होता है, प्रसारित होकर लुप्त हो जाता है। लुप्त होना मतलब खत्म हो जाता है, प्रसारित होकर लुप्त हो जाता है। मतलब कि जब तारे का कि कोई तारा श्वेत वामन तारा के रूप में आता है, देखिए लाल दानव तारा का ही दोनों पार्ट है, श्वेत वामन तारा और दूसरा है न्यूट्रॉन तारा। दोनों ही तारा तारे के अंतिम चरण की ही बात करता है ना। लाल दानव तारा खुद तारे का अंतिम चरण है। तो लाल दानव तारे की दोनों ही गति क्या है, तारे का अंतिम चरण है, चाहे वो श्वेत वामन तारा हो या फिर न्यूट्रॉन तारा हो। तो जब अंतिम गति में है तो उस समय तारे का जो बाह्य कवच होता है, जो तारे का शेल होता है, वह प्रसारित होकर लुप्त हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, प्रसारित होकर लुप्त हो जाता है ना, वो खत्म हो जाता है। हमने कहा था कि श्वेत वामन तारे जो होते हैं वो जो है अपने चारों तरफ के क्या होते हैं, सेल को लुप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, बहा देते हैं। ऐसा हमने अगली वीडियो में पढ़ा था। और केवल तारे का कोर बचा रहता है। क्या रहता है, केवल कोर, केवल तारे का कोर कह सकते हैं, है ना, केवल तारे का क्रॉड या कोर, है ना, क्रॉड, इसी को इंग्लिश में कोर बोलते हैं, है ना, कोर या क्रॉड। कोर जो होता है ये तारे का केंद्रीय भाग है, तारे का केंद्रीय सेंट्रल भाग, है ना, तारे का केंद्रीय भाग जो बीच में होता है, ये बचा रहता है। केवल तारे का क्रॉड बचा रहता है, बचा रहता है। और इसके चारों तरफ का जो सेल था, चारों तरफ का जो बाहरी कवच था, वह क्या हो गया, लुप्त हो गया, ढह गया, खत्म हो गया धीरे धीरे, है ना, और निरंतर सिकुड़ता चला जाता है, और निरंतर सिकुड़ता चला जाता है।
निरंतर सिकुड़ता चला जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, वो सिकुड़ता जाता है, सिकुड़ता जाता है और निरंतर सिकुड़ता चला ही जाता है। सिकुड़न के कारण तारे का आंतरिक ताप बढ़ जाता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। सिकुड़न के कारण, सिकुड़न के कारण तारे का आंतरिक ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। तारे का आंतरिक ताप, इंटरनल टेम्परेचर जो है ना, आंतरिक ताप बढ़ जाता है। तारे का आंतरिक ताप बढ़ जाता है या बढ़ता चला जाता है? तारे का आंतरिक ताप बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप हीलियम के नाभिक संलयित होने लगता है। इसके बाद या इसके फलस्वरूप हीलियम का नाभिक, हीलियम का जो नाभिक है, इसके फलस्वरूप हीलियम का नाभिक संलयित होने लगता है। क्या होने लगता है? संलयित होने लगता है। इसके पहले हमने देखा था कि जब तारे का लास्ट टाइम आता है तो उसमें मौजूद जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है, हाइड्रोजन धीरे धीरे संलयित होकर हीलियम का नाभिक बनाने लगता है और हाइड्रोजन धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। यहां पर क्या बोल रहा है, सिकुड़न के कारण तारे का आंतरिक ताप बढ़ जाता है और इसके फलस्वरूप हीलियम का, है ना, इसके फलस्वरूप हीलियम का नाभिक संलयित होने लगता है। हीलियम का जो नाभिक है वह संलयित होने लगता है। संलयित होने का मतलब संलयन की अभिक्रिया उसमें चालू हो जाती है। तो यहां पर ये देखिए, चूंकि ये तारे के अंतिम चरण में ही आ रहा है तो केवल तारे का कोर, यहाँ जो है तारे का कोर या तारे का केंद्रीय भाग बचा रहता है और निरंतर सिकुड़ता चला जाता है। हमने कहा था कि तारे का जब हाइड्रोजन हीलियम में संलयित होता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, कुछ वर्षों तक वो तारा सिकुड़ता जाता है और वो जितना ही सिकुड़ता जाता है धीरे धीरे उसकी लाइफ उतनी ही खत्म होती चली जाती है, लाइफ क्षय होता हुआ चला जाता है। तो यही बात यहाँ कर रहा है कि सिकुड़न के कारण तारे का आंतरिक ताप बढ़ जाता है। आंतरिक ताप बढ़ता है तब ना उसके परमाणु में टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। तो वही चीज है, सिकुड़न के कारण तारे का आंतरिक ताप बढ़ जाता है और इसके फलस्वरूप हीलियम का नाभिक संलयित होने लगता है। हीलियम के संलयन के परिणाम स्वरूप, है ना, हीलियम संलयन के परिणाम स्वरूप, हीलियम संलयन के परिणाम स्वरूप, हीलियम संलयन के परिणाम स्वरूप, है ना, इसमें क्या हो जाता है, विमोचित ऊर्जा के कारण यह क्रॉड, विमोचित ऊर्जा के कारण, विमोचित ऊर्जा के कारण यह क्रॉड या क्रॉड जो कहिए या कोर कहिए, यह क्रॉड किसी श्वेत वामन तारे के समान चमकने लगता है। किसी श्वेत वामन तारे के समान, किसी श्वेत वामन तारे के समान चमकने लगता है। तारे के समान चमकने लगता है ना। ये अब क्या होगा, तारे के समान चमकने लगेगा, चमकने लगता है। तो यहां पर जो है श्वेत वामन तारे की तरह चमकने लगता है ना। हीलियम संलयन के परिणाम स्वरूप विमोचित ऊर्जा, है ना, विमोचित ऊर्जा के कारण यह क्रॉड, विमोचित ऊर्जा के कारण यह क्रॉड किसी श्वेत वामन तारा, है ना, व्हाइट ड्राफ्ट, है ना, व्हाइट, ये जो आपका श्वेत वामन तारा है इसके समान चमकने लगता है। ये श्वेत वामन तारे की तरह चमकने लगता है। कब? जब ऊर्जा विमोचित होता है। ऊर्जा जब विमोचित होता है उसके बाद वह क्रॉड जो है किसी श्वेत वामन तारे के समान चमकने लगता है। हीलियम संलयन के परिणाम स्वरूप, हीलियम में जब जो आपका संलयन की अभिक्रिया है वो होने के बाद उसके परिणाम स्वरूप विमोचित ऊर्जा के कारण यह क्रॉड किसी श्वेत वामन तारे के समान चमकने लगता है। यह तब तक चमकता रहता है जब तक कि इसके समस्त हीलियम का उपयोग ना हो जाए। यह तब तक चमकता रहता है या यह तब तक चमकता है जब तक, है ना, जब तक कि इसके समस्त हीलियम, जब तक कि इसके समस्त हीलियम, जितना हीलियम है इसमें, जब तक कि इसके समस्त हीलियम का उपयोग ना हो जाए, का उपयोग न हो जाए, जब तक कि उसमें हीलियम शेष रहेगा,
थोड़ा भी, तब तक क्या होगी, यह जो है हीलियम संलयन की अभिक्रिया चलती रहेगी जब तक कि हीलियम खत्म नहीं हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि यह अभिक्रिया तब तक चमकता, मतलब ये जो श्वेत वामन तारा है यह तब तक चमकता है जब तक कि इसके समस्त हीलियम का उपयोग नहीं हो जाए। जब सारा हीलियम का उपयोग हो जाएगा तब फिर इस तारे का चमकना भी बंद हो जाएगा। यह जो हीलियम का जो अभिक्रिया है, संलयन अभिक्रिया है, इसके चलते ही वह जो है श्वेत वामन तारे चमक रहे हैं। ये तारे श्वेत वामन तारे के साथ चमक रहे हैं। और जब तक यह चमकता है, जब तक कि इसके समस्त हीलियम का उपयोग न हो जाए, इसके सभी अगर जितना हीलियम की मात्रा है उस तमाम हीलियम का अगर उपयोग हो जाए, उसके बाद उसका चमकना भी खत्म हो जाएगा, है ना, उस तारे का चमकना भी बंद हो जाएगा। हीलियम के चुक जाने के बाद या हीलियम को खत्म होने के बाद, हीलियम खत्म होने के बाद, जब हीलियम खत्म होगा उसके बाद देखिए क्या होता है ना, हीलियम खत्म होने के बाद यह कृष्ण वामन तारा बन जाता है। यह कृष्ण वामन तारा, कृष्ण वामन तारा, है ना, इसको ब्लैक ड्वार्फ स्टार कहते हैं। ब्लैक ड्वार्फ स्टार, ये क्या हो गया, यह कृष्ण वामन तारा अर्थात ब्लैक ड्वार्फ स्टार, है ना, बन जाता है, स्टार बन जाता है। ये क्या बन गया, ये आपका कृष्ण वामन तारा बन गया। अब यहां पर सवाल उठेगा कि कृष्ण वामन तारा किसको बोलते हैं, या फिर ब्लैक ड्वार्फ स्टार क्या है। तो ब्लैक ड्वार्फ स्टार या कृष्ण वामन तारा किसको बोलते हैं, जब किसी तारे का, है ना, हीलियम संलयित होना बंद हो जाता है। हीलियम की मतलब हीलियम की मात्रा जो संलयित हो रही थी वह जब खत्म होता है किसी तारे के, पहले तो हाइड्रोजन खत्म होता है, हाइड्रोजन संलयित होकर के हीलियम का नाभिक बनाता है, और एक समय ऐसा आता है कि हीलियम का नाभिक भी खत्म होने लगता है। तो जब हीलियम का नाभिक खत्म होने लगता है उसके बाद जो तारे की अवस्था बनती है उसी को बोलते हैं कृष्ण वामन तारा या ब्लैक ड्वार्फ स्टार, है ना। ये तारे के अंतिम चरण में आएगा, है ना, जिस तारे के हीलियम नाभिक का भी, है ना, हीलियम नाभिक या हीलियम खत्म होने के बाद जो तारे का रूप बचता है वह क्या कहलाता है, वो आपका कृष्ण वामन तारा कहलाता है या ब्लैक ड्वार्फ स्टार बन जाता है। और ये देखने में काला हो जाता है, इसलिए इसको जो है ना कृष्ण वामन ब्लैक ड्वार्फ स्टार बन जाता है और अत्यधिक घनत्व के पदार्थ के रूप में गहन अंतरिक्ष में लुप्त हो जाता है। और अत्यधिक घनत्व के पदार्थ अत्यधिक घनत्व के पदार्थ के रूप में गहन अंतरिक्ष में लुप्त हो जाता है। गहन अंतरिक्ष में लुप्त हो जाता है, मतलब ये जो है उसमें खो जाता है, लुप्त हो जाता है। तो कृष्ण वामन तारा जब कृष्ण वामन तारा का रूप हो गया, है ना, ब्लैक ड्वार्फ स्टार हो गया, है ना, तो फिर क्या होगा, अधिक घनत्व के पदार्थ के रूप में गहन अंतरिक्ष में लुप्त हो जाएगा, मतलब खो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि कृष्ण वामन तारा जो है, ये ब्लैक ड्वार्फ स्टार जो है, ये स्टार का अंतिम चरण है, मतलब यहाँ पर तारे आकर के क्या हो जाते हैं, इंड हो जाते हैं। तो ये किस तारा का अंतिम चरण है, ये केस फर्स्ट जो आपका श्वेत वामन तारा है, व्हाइट ड्वार्फ स्टार श्वेत वामन तारा है, उसके कंडीशन में बात की जाती है। यहाँ पर जो है आपका श्वेत वामन तारा या जो व्हाइट ड्वार्फ स्टार है वो यहाँ पर इंड कर जाता है और अत्यधिक घनत्व के पदार्थ के रूप में गहन अंतरिक्ष में लुप्त हो जाता है। लगभग 90% तारों का अंत इसी तरह से होता है। लगभग 90% तारों का, है ना, लगभग 90% तारों का अंत इसी तरह से होता है। तारों का अंत इसी तरह से होता है, मतलब ऐसे ही है जो 90% तारा है उसकी मृत्यु जो है या उसकी अंत जो है इसी तरह से हो जाती है। लगभग 90% तारे, इसमें मतलब कि वो जो लाल दानव तारा था उसी का एक केस था श्वेत वामन तारा, जिसमें कि किसी भी जिस तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर हो, उसके लिए ये केस था कि तारे का बाह्य कवच सेल जो है वह प्रसारित होकर क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। सेल प्रसारित होकर लुप्त हो जाता है।
केवल तारे का क्रॉड अर्थात कोर या तारे का केंद्रीय भाग बचा रहता है और निरंतर सिकुड़ता चला जाता है। सिकुड़न के कारण तारे का आंतरिक ताप बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप हीलियम का नाभिक संलयित होने लगता है। हीलियम का नाभिक संलयित होने लगता है, क्यों? तो सिकुड़न के कारण तारे का जो इंटरनल टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसीलिए क्या होता है, हीलियम का नाभिक संलयित होने लगता है। हीलियम संलयन के परिणाम स्वरूप विमोचित ऊर्जा के कारण यह क्रोड जो है किसी श्वेत वामन तारे के समान चमकने लगता है। यह कैसा चमकने लगता है? तो किसी श्वेत वामन तारे के समान चमकने लगता है जब हीलियम का संलयन होता है। उसके बाद यह तब तक चलता है जब तक कि इसके समस्त हीलियम का उपयोग नहीं हो जाए। पूरे हीलियम का उपयोग हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, है ना। हीलियम खत्म होने के बाद यह कृष्ण वामन तारा अर्थात ब्लैक ड्वार्फ स्टार बन जाता है और अत्यधिक घनत्व के पदार्थ के रूप में गहन अंतरिक्ष में लुप्त हो जाता है, खो जाता है। लगभग 90% तारों का अंत इसी तरह से होता है ना। आकाशगंगा में लगभग 90% तारे का जो अंत है वह इसी तरह से होता है। तो आज हमने केस फर्स्ट को देखा, जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर हो। इसकी अगली वीडियो में हम केस 2 को देखेंगे, है ना। केस 2 में आपका न्यूट्रॉन तारा आ जाएगा। ये जो है आपका श्वेत वामन तारा था, इसके बारे में। तो केस 2 में न्यूट्रॉन तारा जो है, जिसमें कि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो, वो वाला केस हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।